Hello students, now let's go to start next lecture of chapter first basic concept of chemistry. ठीक है, तो next topic is जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या रहा, laws of chemical combinations. laws of chemical combinations. ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के कितने लॉ है बेटा? तो केमिकल कॉम्बिनेशन के कुल 4 लॉज, 4 लॉ है. ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के कुल 4 लॉ है. ठीक, अब गैलुसैक लॉ इसमें कंसिडरेशन में नहीं आता. ठीक है, अब वो चारों कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं ज़रा. ठीक है, सबसे पहले क्या है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसी को एक और नाम देते हैं, नाम ये है लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. यानी मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ठीक है, यही लॉ है. अभी आगे इसको डिटेल समझ रहे हैं. सेकेंड लॉ क्या है बेटा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. ठीक है, थर्ड कौन सा है बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसी को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. और लास्ट जो फोर्थ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. बेटा ये 4 लॉ हैं किसके? केमिकल कॉम्बिनेशंस के. अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एटम या एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड बना रहे हैं. तो वो जो कंपाउंड बना रहे हैं एटम आपस में कंबाइंड होकर, वो किन किन लॉ के अंदर में गवर्न होते हैं. ठीक है, किस किस लॉ को फॉलो करते हैं जिसे वो बना रहे हैं. ठीक है, कंपाउंड्स को बना रहे हैं, एलिमेंट्स. क्लियर? तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो इसको सबसे पहले डिटेल में पढ़ ले रहे हैं. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंजर्वेशन. ठीक है, ये बेटा कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? समझ के बताइएगा, सोचिए कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ. तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या हो रहा? सेविंग, किसी चीज़ को सेव करना. नहीं, सेविंग नहीं हुआ. कंजर्वेशन का मतलब कभी भी सेविंग नहीं होता. देखो 2 वर्ड होती है बेटा, पहले हिंदी थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए. सेविंग और कंजर्वेशन दोनों 2 वर्ड हैं. ठीक है, सेविंग को कहते हैं सुरक्षा और कंजर्वेशन को संरक्षा. दोनों में डिफरेंस है. तो संरक्षण होता है एक चीज़. ठीक है, एक होती है सुरक्षा, एक होती है संरक्षा. सुरक्षा का क्या मतलब रहा या सेविंग का क्या मतलब रहा? जैसे सपोज़ करिए हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो हमारी सेविंग है. जब हम पैसा निकालने जाते हैं तो जो रुपए हम ले आके डिपॉजिट के रहते हैं वो रुपए तो हमें नहीं मिलते. हमें वो रुपए तो नहीं मिलते, कोई सा भी मिल जाता है हमें. ठीक है, बात समझ में आ गया? तो उसे हम कहते हैं सेविंग. लेकिन अगर ऐसा हो कि सपोज़ करिए हमने ले गया, आपको हमने 10 रुपये दिया, भाई ये 10 रुपये ले लो, जब हमको ज़रूरत होगी हम आपसे ले लेंगे. तो जब हमको ज़रूरत हुई तो आपने वही 10 रुपीज़ हमको वापस किया. जब आप वही 10 रुपीज़ वापस करेंगे, वही 10 रुपये वापस करेंगे, तो उसे कहते हैं ये हमारा 10 रुपीज़ कंजर्व था. जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन. बेटा हम हरियाली के लिए एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हमने क्या करें, हम प्लांटेशन करें, जगह जगह पर क्या करें, पौधे को लगाएं, पेड़ लगाएं हम. लेकिन एक तरीका और भी है कि जहाँ जो पेड़ हैं वहीं उसको सेव करें, कटने से बचाएं उसको. तो उसे कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन. ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कि कहीं का बम्बू ट्री है, वहाँ पे बहुत अच्छा कल्टीवेशन उसका बहुत अच्छा उग रहा है. तो ये नहीं है कि हम बम्बू ट्री जगह जगह अलग कंट्री के अलग पार्ट में लगाएं. नहीं, जहाँ का वो है वहीं उसको सेव करें, वहीं उसको प्रोटेक्शन दें. तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन. बात समझ में आ गया? ठीक है, उसे कहते हैं कंजर्वेशन. जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन था. अब एक होता है लायन कंजर्वेशन. सुने, गिर फॉरेस्ट, लायन कंजर्वेशन. तो बड़ा शेर को अगर हम चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन रहे, ये बचे रहे, इनकी पॉपुलेशन बढ़े, तो हमारे पास 2 तरीके हैं. भाई उनको ले आएँ, जू में रखें, उनका केयर करें, सारा कुछ करें, तो वहाँ भी तो ब्रीडिंग हो सकती है, वहाँ भी तो आगे उनकी जनरेशन बढ़ सकती है, वहाँ भी वो सेफ़ है. तो क्या जू में रखना कंजर्वेशन कहलाता है? कभी कंजर्वेशन उसको नहीं कहते हैं. बात समझ आ गया? तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? जो जहाँ पे था उसको वहीं सेव करें. ठीक है, अब नेताजी की सिक्योरिटी देनी है तो नेताजी जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके साथ उनकी सिक्योरिटी जाए. भाई सेव करना है तो नेताजी को जेल में डाल दो, नेताजी को एक सेल में बंद कर दो, नेताजी सेफ है. पर ऐसा नहीं है. क्या रहा यहाँ पे, जहाँ जहाँ वो जाए वहीं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए. दिस इज कॉल्ड संरक्षण.
क्लियर, या कंजर्वेशन। तो यहाँ पे कह रहा है मास का कंजर्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो है वो है लॉ ऑफ, सबसे पहला क्या बेटा, सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहला पॉइंट गिवन बाय, किसने इसको दिया था, गिवन बाय कौन था बेटा, एंटोनी लेवोसियर, बेटा नाम एंटोनी है, क्या लिखा है, एंटोइन लेवोसियर, ठीक है। तो इन्होंने दिया था। अब देखो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, कब दिया था, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं कि कब दिया था इसको, ठीक है। ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। इनफैक्ट आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि दिया किसने था, ये सब बहुत पहले सब आया करता था क्वेश्चंस, अब ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। सीधे लॉ के बारे में बात करेगा आपसे, सीधे लॉ क्या कहता है, एग्जाम्पल क्या है, बस। इससे ज़्यादा एकेडमिक्स में कोई बात नहीं होने वाली, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, किसने दिया था, एंटोइन लेवोसियर, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात बेटा इसमें कहा क्या गया था, तो जो मास होता है, कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होगा सेम वही प्रोडक्ट का मास होता है। अब यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात थी कि यहाँ कंजर्वेशन का क्या मतलब है। तो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हमने मान लो रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होना चाहिए। आप तो आइसोटोप भी ले सकते हैं, कुछ और भी कर सकते थे ना, कहीं और से ले सकते थे, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्या करना है हमें, उसी को लेना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था ये, मैटर, यही ना बात थी भाई, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि मैटर को हम क्रिएट नहीं कर सकते, मैटर को बॉर्न नहीं कर सकते, ना वो पैदा हो सकता है ना वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। हाँ उसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, अब हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन से हम वाटर बना सकते हैं, हाइड्रोजन से H2 बना सकते हैं, हाइड्रोजन बहुत जगह मल्टीपल यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया, मास को कंजर्व है, ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मास को न क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। दूसरा लैंग्वेज क्या रहा कि रिएक्टेंट का जो मास होता है और प्रोडक्ट का मास, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है। देखो जरा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है ये इक्वल हो जाएगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रोडक्ट क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब इसका जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैंने बात करता, सपोज करिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलके क्या बना लिया बेटा, ये वाटर बना लिया, वाटर बना लिया। अब यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सॉल्व होने वाली है, बहुत बढ़िया चीज़ सॉल्व होने वाली है, ठीक है। अभी देखते हैं जरा बेटा, ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बना लिया, वाटर। तो जो इनका मास होगा वही इनका मास होगा, तो इनको हम थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्वाइस कर लीजिए, ये बैलेंस हो गया। अब मास हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। मास काउंट कर लिया, तो हाइड्रोजन का कितना मास हुआ, 2 2 4, तो 4 यूनिट हो गया, या 4 ग्राम मान लीजिए ले रहे हैं अभी, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16 2 32 ग्राम हो गया। ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया बेटा, 36 ग्राम, ठीक है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 2 + 16, 16 2 18, 18 × 2, कितना हो गया बेटा, 36 ग्राम। तो मास सेम रहा दोनों का, क्लियर, दोनों का मास सेम हो गया। यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई डाउट इसको समझने में, क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन आता है, मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये है कि वाई वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, हम किसी केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन को आप क्यों बैलेंस करते हो, क्लियर होगी बात, ठीक है। देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हाँ एक पॉइंट और इससे रिलेटेड आपको मैं बता देता हूँ बेटा। अगर मैं एक्सप्लोजिव रिएक्शन की बात करूँ, यानी कुछ ऐसे रिएक्शंस जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए मैंने एक्सप्लोजिव का नाम लिया था। अब अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो एनर्जी कहाँ से आती होगी,
एनर्जी कहाँ से आती होगी, इस बात को बताया किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। E = mc², ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बता दिया, E = mc²। अगर मैं इसकी बात करूँ इस फॉर्मूले से, तो एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी अगर कहीं एक्सप्लोजिव रिएक्शन है या ऐसा कोई रिएक्शन है जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहाँ पे जो एनर्जी आ रही होगी वो एनर्जी कहाँ से आ रही होगी, मैटर से ही आ रही होगी। तो अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मास होगा यही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, यही तो एनर्जी में कन्वर्ट, मास कन्वर्ट हो रहा होगा एनर्जी में। मास एनर्जी नहीं होता, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो जब इस तरह से कन्वर्ट हो रहा होगा, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो मास तो चेंज हो जा रहा होगा। तो मास कंजर्व कैसे रहा, मास कंजर्व नहीं रहा ना। यानी कि जब आइंस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद ये लॉ क्या हो गया, डाउटफुल मामला आ गया इसमें, ठीक है। ये मामला क्या हो गया, गलत हो गया। अरे बहुत पहले दिया था, 70s की बातें हैं, तब दी गई थी, ठीक है, बात समझ आ गया। तो बहुत पुरानी बात है। तो इस कंडीशन में ये गलत हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी उस समय, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, आइंस्टाइन साहब ने नहीं कुछ कहा था। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं, ठीक है। तो बाद में इसे बदल दिया गया, यानी ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका नाम बदल दिया गया। और बदल के क्या रख दिया गया बेटा, तो नया जो इसका नाम आ गया वो आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, या ऐसे लिख लो, लॉ ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन। बेटा ये नया नाम इसको दे दिया गया, ठीक है, लॉ ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर क्लियर हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंप्लीट है, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड लॉ को देख लें, सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो सेकेंड हमारा कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है बेटा। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का उल्टा, वही रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हम उल्टे से नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम सीधा सीधा पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, उसका उल्टा हम लोग समझ लेंगे। अभी सीधे सीधे पढ़ ले रहे हैं, समझना है चाहे जैसे इसको समझ लें, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन में क्या कहा गया, कहा गया कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं उनका फिक्स मास, कोई दो एलिमेंट हैं उनका फिक्स मास, ठीक है, कंबाइंड होके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, बात समझ में आ गया। कोई दो एलिमेंट अगर आपस में कंबाइंड होके, ठीक है, किसी तीसरे से कंबाइंड हो गए, ध्यान रखना है यहाँ पे, कोई दो एलिमेंट हैं किसी तीसरे से कंबाइंड हो रहे हैं, दो एलिमेंट किसी तीसरे से कंबाइंड होके दो कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कोई दो एलिमेंट हैं, ठीक है, तो एक हो गया सल्फर, एक हो गया कार्बन, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ, मान लीजिए कोई दो एलिमेंट हैं, अलग अलग की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी तीसरे से कंबाइंड हो रहा है। तो कार्बन इससे कंबाइंड हुआ, क्या बनाया, CO2, ठीक है। या और आसान कर लेते हैं, और आसान थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज करिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना लिया, H2O मान लिया, बना लिया। हाइड्रोजन ने सल्फर से रिएक्ट किया, क्या बना लिया, H2S बना लिया। अब जो दूसरा वाला है, जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया, हाइड्रोजन ने सल्फर से रिएक्ट करके, अब अगर ये दोनों यानी सेकंड वाले हाइड्रोजन ही दोनों से रिएक्ट किया है, तो अगर इनका मास फिक्स कर दें, यानी हाइड्रोजन का फिक्स मास अगर किसी दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड होके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनमें से तीसरा वाला मिलके आपस में कोई कंपाउंड बनाता है, मान लीजिए ये दोनों जुड़ गए, ठीक है, और क्या बना दिया, SO2, तो बाय मास सिंपल रेशियो रखेगा। कोई एक एलिमेंट का फिक्स मास दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड होकर कोई कंपाउंड बना रहा है,
ठीक है। तो उनमें से जो तीसरा एलिमेंट होगा, अगर ये आपस में मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा बाय मास वो कैसा होगा, सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। कोई एलिमेंट है उसका फिक्स मास, देखिए यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, फिक्स मास है। तो अगर इसका फिक्स मास किसी दूसरे से अलग अलग कंबाइंड कर रहा है और दो कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर जो दोनों सेकेंडरी वाले, जो दूसरे वाले हैं दोनों, अगर ये आपस में मिलके कोई तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं तो ये आपस में बाय मास सिंपल रेशियो बियर करेंगे। ठीक है, तो मास कितना हो गया बेटा, तो सल्फ़र का मास कितना, सल्फ़र का मास 32, ऑक्सीजन का कितना 16, 16 2 जा 32, रेशियो क्या हो गया बेटा 1:1। दिस इज द सिंपल रेशियो। अच्छा, सिंपल रेशियो का मतलब समझ रहे हैं, सिंपल रेशियो का मतलब समझ रहे हैं, सिंपल रेशियो चलिए ज़रा समझ लेते हैं बेटा। अगर मैं 1:2 की बात करूँ, क्या ये सिंपल रेशियो है? अगर मैं 1:3 की बात करूँ, क्या ये सिंपल रेशियो है? अगर मैं 2:3 की बात करूँ, सिंपल रेशियो है। अगर मैं 17:18 की बात करूँ, क्या ये सिंपल रेशियो है? अगर मैं मान लिया कि 32:34 की बात करूँ, तो क्या ये सिंपल रेशियो है? या 35 की बात करूँ मान लीजिए, क्या ये सिंपल रेशियो है? तो देखो बेटा, यहाँ भी 1 और 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो ये जो हो गए, ये हो गया, ये सिंपल रेशियो है, ये सिंपल रेशियो है, ये सिंपल रेशियो है, पर ये सिंपल रेशियो नहीं है। तो सिंपल रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि क्लोज हो, केवल इतना ही नहीं कंडीशन है, क्लोज के साथ साथ वैल्यूज़ भी कम होनी चाहिए, उसे सिंपल रेशियो कहते हैं। देखो यहाँ पे 17:18 रेशियो बहुत क्लोज है, बिल्कुल 1:2 की तरह, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये डिजिट बहुत बड़ी हैं, तो सिंपल कैसे हो सकती हैं? बात समझ आ गया। तो सिंपल रेशियो का मतलब कहते हैं डिजिट छोटे होने चाहिए और क्लोज होने चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसे सिंपल रेशियो कहते हैं। तो बेटा ये क्या करेगा, सिंपल रेशियो बेयर करेगा। अब पहली बात क्या थी, ये किसने दिया था बेटा, तो गिवन बाय रिचर। किसने दिया था इसको, रिचर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था इसको, रिचर ने दिया था। क्लियर, किसने दिया था, रिचर ने दिया था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या कहा गया था इसमें, कहा गया था कि अगर सपोज करिए कोई एक एलिमेंट है, उसका फिक्स मास किसी दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड होकर कंपाउंड बना रहा है, तो उसमें जो थर्ड वाले एलिमेंट होंगे, अगर ये आपस में बाय मास कंबाइंड होते हैं तो कैसा रेशियो बियर करेंगे, एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा लॉ है बेटा, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट है। अब देखो जरा, पहला पॉइंट इसमें भी बेटा किसने दिया था, ये किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट। तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था इसको। ठीक है, क्या कहा था, कांस्टेंट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। अब अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो चार लॉ दिए गए हैं ना, ये चारों लॉ बाय मास किसी रिएक्शन को सेटिस्फाइड करते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो आगे अभी कहानी बहुत सारी आने वाली है, आगे बहुत बढ़िया कहानी आने वाली है। सिक्वेंशियल समझते हैं, ये जो ऑल फोर लॉज सेटिस्फाई एनी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एनी केमिकल रिएक्शन बाय मास नॉट बाय वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, तो चारों रिएक्शन किसके थ्रू सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बाय मास, लेकिन बाय वॉल्यूम सेटिस्फाइड नहीं करते। इसीलिए बाय वॉल्यूम सेटिस्फाइड करने के लिए गैल्यूसैक आए थे। बात समझ आ गया? एक समरी समझ लीजिए, ये चारों लॉ दिए गए बाय मास सेटिस्फाइड करने के लिए, पर बाय वॉल्यूम तो सेटिस्फाइड हो नहीं रहा था, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कौन आए, गैल्यूसैक। अब दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक रिएक्शन को समझाया था, एक ने कहा बाय वॉल्यूम सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बाकी ने कहा क्या, हम बाय मास सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अब आए बर्जीलियस ने क्या कहा कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बाय मास बाय वॉल्यूम दोनों तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे, और इसी सेटिस्फैक्शन के चक्कर में बेचारे फंस गए।
थोड़ा सा कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया, बात समझ आ गया। फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए कौन आए? एवोगैड्रो। कौन था एवोगैड्रो? टीचर था, गुरु थे, गुरुजी थे किसके? बर्जीलियस के। जैसे आप कुछ गड़बड़ करोगे तो कौन आएंगे? गुरुजी। और इसीलिए जो एवोगैड्रो नंबर पढ़ते हैं, एवोगैड्रो नंबर किसने बताया था? तो एवोगैड्रो नंबर का कैलकुलेशन किया था बर्जीलियस ने, लेकिन अपने गुरु के ऑनर में क्या कर दिया? भाई गुरुजी ने बचाया था उसको, बहुत गलत स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को सही किया था, करेक्ट किया था, ठीक है। तो अपने गुरु के ऑनर में क्या दे दिया? एवोगैड्रो नंबर। ऐसे आप लोग भी मेहनत करिए और अपने गुरु के ऑनर में क्या दे देंगे? विनेस कॉन्सेप्ट। समझ में आया? बढ़िया कॉन्सेप्ट निकालिए और हमारा नाम दीजिए, ठीक है। चलते हैं बेटा। तो एक समरी समझ में आई ना? समरी क्या थी? क्या सेटिस्फाइड हो रहे थे? बाई मास। गैलुसैक आए बाई वॉल्यूम। बर्जीलियस आए, दोनों तरीके से फंस गए। फिर कौन आए? एवोगैड्रो। उन्होंने क्या किया? क्लियर कट, मामला अलग अलग, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। वहाँ से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम चल रहे हैं, हमारा कौन सा लॉ है बेटा? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तो प्रॉस्ट साहब ने क्या कहा? कहा कि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट्स हो रहे हैं, कोई कंपाउंड, मान लो दो एलिमेंट हैं, अपना कंपाउंड बना रहा है आपस में जुड़ के, ठीक है, कंपाउंड कुछ भी बना रहे होंगे, तो जो बाई मास होते हैं ना, वो फिक्स होता है रेशियो, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? कि कोई भी दो एलिमेंट हैं, अगर आपस में जोड़ के दो या दो से अधिक कितने भी कंपाउंड बना रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है ना बाई मास कम्बिनेशन का, वो फिक्स होता है। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर क्या बना दिया? H2O बना दिया, H2O बना दिया। तो H2O कहीं भी बनेगा, H2O कहीं भी बनेगा, ठीक है। इसका जो रेशियो होगा बाई मास वो कितना होगा? 1:8। क्लियर है? कैसे? हाइड्रोजन का कितना हो गया बेटा? 2, ऑक्सीजन का 16, तो 2:16 मतलब 1:8 बाई मास, याद रखना है ये। तो वाटर कहीं बने इस यूनिवर्स के कोने में, प्रॉस्ट साहब का कहना ये था कि भाई ये वाटर अगर कहीं बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इनका जो रेशियो होगा बाई मास वो 1:8 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। इन्होंने सैंपल किसका लिया था? इन्होंने लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्या लेते बेटा? क्यूप्रिक कार्बोनेट, CuCO3। इसके दो सैंपल लिए, एक नेचुरल सैंपल, एक सिंथेटिक, आर्टिफिशियल। सिंथेटिक मतलब लैब में प्रिपेयर किया, और जब दोनों को चेक किया तो क्या देखा? मास तो सेम आ रहा है। नेचर में भी जो अपने से बना था, ठीक है, नेचर ने जो बनाया था, नेचर से बना था, उसमें भी रेशियो फिक्स आ रहा था दोनों का, तीनों का कह लीजिए, ठीक है, कॉपर का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। और जो लैब में इन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, उसमें भी क्या आ रहा था? सेम, वही कंपोजिशन आ रहा था, ठीक है। बात समझ में आ गया? फिर वही मैंने अभी कुछ देर पहले बात कही थी बेटा, टाइम के साथ तो डेवलपमेंट होता रहता है ना, टाइम के साथ तो डेवलपमेंट बहुत सारे होते रहते हैं। यहाँ भी एक डेवलपमेंट हुआ, क्या बेटा? जब आइसोटोप्स आ गए, अगर यही हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लें ड्यूटेरियम, तो बेटा मास चेंज हो गया, रेशियो बदल गया ना, हैवी वाटर बन गया वाटर की जगह पे, ठीक है। तो जैसे ही आइसोटोप आए, फिर इनके भी लॉ को क्या कर दिया गया? थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत पड़ गई, गलत हो गया ये लॉ। क्लियर हुई बात? और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्राउस्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन हु आइसोलेट शुगर फ्रॉम ग्रेप्स। अंगूर से चीनी बनाने वाले पहले पर्सन थे। बात समझ में आ गया? ग्रेप से शुगर बनाया था इन्होंने, आइसोलेट किया था शुगर को, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी कामयाबियाँ थी इनकी, बहुत अच्छे सक्सेसफुल आदमी थे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है समझने में? लॉ क्लियर हो रहा है? ठीक है। क्या कहा गया? कोई दो एलिमेंट है आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो बाई मास उनका रेशियो फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बेटा? मल्टीपल, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा लॉ है? फोर्थ लॉ क्या कहता है बेटा? तो फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन ये किसने दिया था? मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा गिवन बाय
जॉन डाल्टन, बहुत काम किया है इन्होंने केमिस्ट्री में। डाल्टन ने केमिस्ट्री में बहुत काम किया और भी बहुत जगहों पे, फिजिक्स में भी अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है डाल्टन ने। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहा अगर सपोज करिए कोई दो एलिमेंट हैं आपस में कंबाइंड होकर बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे वाले में सिंपल रेशियो होगा। क्लियर। अगर कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे वाले आपस में क्या रखेंगे, सिंपल रेशियो। ठीक है, तो ज़रा इसके एग्जाम्पल को भी चेक कर लेते हैं। सपोज करिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या बना लिया, वाटर बना लिया। सपोज करिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या बना लिया, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लिया। तो बेटा अगर इसमें से एक का मास फिक्स कर दोगे तो दूसरे वाले आपस में क्या रखेंगे, सिंपल रेशियो। ऑक्सीजन का मास कितना, 16, इस ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, क्या हो गया, 1:2। ये हो गया। तो अगर एक का मास फिक्स कर दें तो दूसरा आपस में सिंपल रेशियो बेयर करेगा बाय मास। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। सपोज करो कि नाइट्रोजन है हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट करके बना रहा है NH3 अमोनिया। यही नाइट्रोजन है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया, N2H4 हाइड्रोजीन। ठीक है, हाइड्रोजीन बना लिया। तो अगर एक का मास फिक्स कर दें तो चलो हम मास किसका फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन का। बेटा यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना है, 14, यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 2 जा 28। ठीक है, तो मास फिक्स करना है ना, तो इसका भी 14 कर लो, तो इसका हाफ कर दिया हाफ, तो इसको भी हाफ करो ना भाई। 28 किससे रिएक्ट कर रहा है, 4 से ना, तो इसका हाफ इसके कितने से रिएक्ट करेगा, हाफ से। इसका हाफ कितने से रिएक्ट करेगा, इसके हाफ से। तो बेटा इसका हाफ कितना हो गया, 14, इसका हाफ कितना हो गया, 2। यही तो रेशियो आया। तो अगर एक का मास हम फिक्स कर दे रहे हैं तो दूसरा वाला, यहाँ मास कितना है हाइड्रोजन का, 3, तो दूसरे वाले आपस में क्या रखेंगे, सिंपल रेशियो बियर करेंगे। दिस इज 3:2, सिंपल रेशियो बियर करेंगे। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी क्लियर हो गया। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से बेटा ये क्लियर हो गए, कोई डाउट है इसमें समझने में। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा है, ये तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस फिनिश हो गया। बेटा गैलुसैक लॉ ना केमिकल कॉम्बिनेशन में नहीं आता, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉ हैं कहीं भी आप पढ़ेंगे बाय मास सेटिस्फाइड किए गए थे। तो अगर गैलुसैक लॉ होता इसमें तो वो भी बाय मास ही सेटिस्फाइड होता, पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बाय वॉल्यूम सेटिस्फाइड करता है। क्लियर। तो हम लोग अभी उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ख़त्म कर ले रहे हैं उसको, गैलुसैक लॉ का भी यहाँ पे क्लियर कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। चलिए ज़रा देख लेते हैं। मैं पूरा लॉ लिख दिया हूँ, पूरा है क्या एक्चुअली, क्यों लिखी है, क्योंकि अगर लॉ का पूरा नाम पता है ना तो आपके आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व, आधी बीमारी तो खत्म हो गई। तो वो क्या कह रहा है, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी फर्स्ट चीज़। अच्छा हाँ, ये बताओ ये लॉ किसने दिया था, किसने दिया था, गैलुसैक ने। शाबाश, बहुत तेज हो तुम लोग, सबने बता दिया गैलुसैक ने दिया था। ठीक है, तो देखो ज़रा अब बात आ रही किसके लिए अप्लीकेबल है। तो बेटा ध्यान रखना है हमको, क्या अप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। बेटा ये लॉ में ही लिख दिया, मैं क्या करूं, लॉ में ही लिख दिया है। अब समझ में आ गया ना, इनकी बात नहीं हो रही है, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं कंबाइनिंग वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के थ्रू कंबाइनिंग का लॉ है ये गैसेस का। ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है, ये अगर आपस में कंबाइंड हो रही है और मान लीजिए कि वेपर बना रही है, सब गैस की बात कर रहे हैं, वेपर बना रही है। ठीक है, तो इनमें जो बाय वॉल्यूम रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो बियर करेगा। तो देखो ना, ये कितना है, ये है 1 वॉल्यूम ये कितना है 1 वॉल्यूम, बेटा ये कितना है 2 वॉल्यूम, तो हो गया ना सिंपल रेशियो 1:1:2। ये हो तो क्या सिंपल रेशियो। ठीक है, सेकंड को एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, क्या बना लिया, ये अमोनिया गैस बना लिया।
यही ना, तो बैलेंस कर लेते हैं, 3:2 हो गया। तो क्या रहा सिंपल रेशियो, 1:3:2, सिंपल रेशियो ना भाई। 1 वॉल्यूम है ये 3 वॉल्यूम है, और ये कितना हो गया 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो 1:3:2 सिंपल रेशियो तो हो गया। तो गैलिसैक ने क्या कहा, पहली बात तो ये एप्लीकेबल है किसके लिए, गैसेस के लिए केवल एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं ये, दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर कोई भी रिएक्टेंट है, गैसेस रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं आपस में और गैसेस प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बाय वॉल्यूम सिंपल रेशियो बेयर करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वेपर बना लिया, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम सिंपल रेशियो। नाइट्रोजन है हाइड्रोजन से, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने भी लॉ मैंने आपको समझाया मैं कुछ नहीं कह रहा, ये लॉ जो कह रहा है वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हाँ, इसमें कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है, सर फिर ये कैसे होगा, सर फिर वो कैसे होगा, ये तो कोई लॉ है जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। पहली बात तो ये हम लॉ को समझ रहे हैं, सही गलत क्या है ये नहीं समझ रहे हैं। डेवलपमेंट तो चैप्टर के साथ आगे होता जाएगा ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये केवल बाय मास सेटिस्फाइड कर रहा था, ये बाय वॉल्यूम सेटिस्फाइड कर रहा था। अब आगे आएगा जो दोनों तरीके सेटिस्फाइड करने की बात करेगा, फिर उसमें डेवलपमेंट होगा। क्लियर? तो आपके यहाँ कोई ऐसे डाउट्स आने नहीं चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि ये लॉ जो कहता है मैंने वो आपको समझा दिया, ये लॉ जो कहता है वो मैंने आपको बताया। ये लॉ सही है गलत है ये तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लॉ में डेवलपमेंट क्या हुआ ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, चैप्टर के साथ डेवलपमेंट होता जाएगा, हम सीखते जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यही था कि ये लॉ कहते क्या है। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक समझने में, कोई परेशानी? ठीक है। तो ये सारे लॉ देख लीजिए, आज हम लोगों ने कितने 5 लॉज पढ़े हैं, 5 लॉ हमने पढ़ लिया आज। किसी को कोई परेशानी? ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगले टॉपिक में, ठीक है।